दोस्तों नमस्कार। आज भारत ने सांस ली, राहत की सांस ली और इस बात का जिक्र इस देश की संसद के सामने खड़े होकर अगर यह कहा जाए कि एक चुनाव ऐसा भी होता है जो समूचे हिंदुस्तान के भीतर एक बड़े तबके को राहत दिला दे और वो महसूस करने लगे कि दरअसल उसकी रगों में दौड़ता हुआ खून और जिस सांस को वो ले रहा है वो बहुत ही सामान्य है। ये सामान्य परिस्थिति बीते दिनों लोकतांत्रिक देश के भीतर नजर नहीं आ रही थी। यहां तक कि संसद के भीतर भी कोई कामकाज नहीं हुआ और संसद से सटे हुए जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है उसमें बनने वाली नीतियों ने इस देश को परेशानी में डाल दिया। माथे पर देश के शिकन था। लेकिन क्या वाकई एक कर्नाटक के चुनाव के बाद इस देश ने अरसे बाद खुली हवा में सांस ली है और इसीलिए हम इस खुली हवा में आपके साथ आकर खड़े हो गए हैं। बड़ी नरम घास है यहाँ की, हरी धूप की घास बिछी हुई है, फूल है, क्यारी है, पानी है और इन सब के बीच इमारतें हैं। इन इमारतों में हिंदुस्तान का लोकतंत्र रहता है और उस लोकतंत्र के आश्रय असल हकीकत यह है कि 2024 की तरफ बढ़ते हुए कदम पहली बार इस बात का एहसास करा रहे हैं कि अगर 10 बरस के बाद भी यही परिस्थितियां इस देश के भीतर रही तो फिर संसद की महत्ता बचेगी क्या। और संसद तो छोड़ दीजिए, इस देश के भीतर में तमाम संवैधानिक संस्थानों की स्थिति क्या होगी। लेकिन आज तो हम टटोलने निकले हैं इसी लोकतंत्र के आश्रय 2024 को, क्योंकि यह कोई आसान स्थिति पहली बार नहीं आई है इस देश की राजनीतिक सत्ता यानी मोदी सत्ता के सामने, जब उसे समझ में आ गया है कि दक्षिण का दरवाजा बंद हो गया है। जब उसे समझ में आ गया है उसके साथ 2019 में जो सहयोगी खड़े थे 3 राज्यों के, पंजाब में अकाली दल, बिहार में जनता दल यूनाइटेड और महाराष्ट्र में शिवसेना, तीनों साथ छोड़कर जा चुके हैं। और 3 राज्यों में 2024 में क्या होगा कोई नहीं जानता है। और इन सब के बीच कर्नाटक ने ऐसा झटका दे दिया कि दक्षिण का दरवाजा बंद हो गया। केरल में इससे पहले भी नहीं जीतते थे, तमिलनाडु में इससे पहले भी नहीं जीते और आंध्र प्रदेश में भी शून्य पर ही रहे। कुछ स्थिति तेलंगाना के भीतर बनाई जरूर, लेकिन वहां पर चंद्रशेखर राव की मौजूदगी आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। यानी खतरे की घंटी कर्नाटक ने क्यों बजा दी है, यह एक सिलसिलेवार तरीके से राज्य दर राज्य आज इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि देश के सबसे ताकतवर वाली जगह पर खड़े होकर अगर इस बात का जिक्र किया जाए कि हिंदुस्तान के भीतर जो भी आर्थिक नीतियां इस दौर में बनी, जो भी सामाजिक परिस्थितियां इस देश में खड़ी हुई और जो भी कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र मोदी सत्ता ने यह कहकर किया कि देखिए हम तो आपको राहत दे रहे हैं, आप हमें वोट दीजिए, ये तमाम स्थितियां क्या खारिज हो गई। इस देश के बैंकों की स्थिति, इस देश में कॉरपोरेट की स्थिति, इस देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्थिति, इस देश के एमएसएमई की सेक्टर और इन सब के बीच ब्लैक मनी का जिक्र हो या फिर विपक्षी राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़ा करने की परिस्थिति में ईडी और सीबीआई सरीखे संस्थान खड़े हो। सिलसिलेवार तरीके से समझिए तो पहली बार खतरे की घंटी इसलिए बड़ी है क्योंकि 2024 के चुनाव के मद्देनजर इस संसद के भीतर जो बहुमत चाहिए वो 272 का चाहिए। हालांकि 2019 में 303 सीटें आई थी, 2014 में 282 सीटें आई थी अपने बूते बीजेपी की। लेकिन 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम ने पहली बार झटका दे दिया कि दरअसल 2023 में कर्नाटक में जो हिंदुत्व का कार्ड बजरंग बली के नाम पर खेला गया वह खारिज हो गया, उसको जनता ने नकार दिया। जो प्रधानमंत्री अपने औरे के आश्रय लोगों को अपने साथ लेना चाहते थे, जनता ने उसे भी खारिज कर दिया। जनता ने माना ना तो सांप्रदायिक तौर पर वोटों का ध्रुवीकरण होगा और ना ही जातीय स्तर पर आपके वोटों का ध्रुवीकरण होने देंगे। तो 3 सवाल इस जहन में है। पहला सवाल, इसके बाद जिन 4 राज्यों में चुनाव होना है वहां बीजेपी का क्या होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। दूसरा सवाल, इन राज्यों से निकलने के तुरंत बाद 2024 खड़ा होगा। अगर इस परिस्थिति में
बीजेपी अपने तौर पर या बीजेपी के भीतर के सांसदों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि हम आपके भरोसे चुनाव जीतना सीख चुके थे और अब तो आप ही के भरोसे चुनाव हार गए, तो अब हम कहां जाएं और अपने राज्य के या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर कैसे वोट मांगेंगे। यह सवाल बीजेपी के सांसदों को भी परेशान कर रहा है और आरएसएस के भीतर भी कसमसाहट है कि जिस विचारधारा को हम लेकर चलना चाहते थे वो समूची विचारधारा एक झटके में आरएसएस को मोदी राजनीति के कैडर के तौर पर खड़ा कर गई और इस देश में सारी विचारधारा चुनाव जीतने पर ही जब आकर टिक गई है, तो फिर यह क्यों ना माना जाए कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत इस देश की विचारधारा है। यह क्यों ना माना जाए कि जिस विचारधारा को लेकर तमाम नीतियों पर मोहर लगाई जाती थी वो सारी नीतियां एक झटके में मोदी सत्ता की खारिज कर दी गई। और मोदी सत्ता का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो क्या इन्होंने जिस राजनीति को बल दिया, अब पहली बार इस देश की सियासत की लकीरों में यह दोनों गुम हो जाएंगे या इनके लिए मुश्किल सवाल है। राज्य दर राज्य जरा परखने की स्थिति में आज खड़े हो जाइए, क्योंकि जब आप संसद के सामने होते हैं तो संसद के भीतर तमाम राज्यों से वहां के नुमाइंदे पहुंचते हैं और वही एक ताकत के तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता बनाते हैं। मोदी सत्ता भी इसी का प्रतीक है और इन सब के बीच हमें लगता है 4-5 हिस्सों में इस देश को अलग अलग तरीके से अब परखने की शुरुआत कीजिए। दक्षिण के भीतर में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन पांच राज्यों के भीतर 129 लोकसभा की सीटें आती हैं। इसमें से कर्नाटक की 25 सीट आपने जीती थी और 4 सीट तेलंगाना की जीती थी, यानी 129 में से आपका पिछली बार का जो स्कोर बोर्ड था वह 29 का था। 29 सांसद पहुंचे और सबसे ज्यादा कर्नाटक से। तो क्या जब विधानसभा के चुनाव में पूरे तरीके से खारिज कर दिया गया और अगर जितनी जगहों पर बीजेपी जीती है, जो 65 के लगभग जो सीटों पर विधानसभा पहुंचे हैं बीजेपी के विधायक बनके, अगर उसको लोकसभा के क्षेत्रों में तब्दील करें तो आपको हैरत होगी, सिर्फ इस दौर में 5 सीट ही बीजेपी, अगर इस विधानसभा को लोकसभा में कन्वर्ट करें, सिर्फ 5 विधानसभा सीट बीजेपी जीत सकती है, इससे हटकर नहीं। तो क्या ये खतरे की घंटी कर्नाटक ने समूचे दक्षिण भारत में बजा दी, जहां पर 129 लोकसभा सीटों में से पिछली बार 29 जीते थे, इस बार आप सिंगल डिजिट में रह जाएंगे अगर कर्नाटक ने आपको ध्वस्त कर दिया है तो। जो लोकसभा की दिशा में कदम बढ़ते हैं इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री देश के हैं, वो राज्य के मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री को कर्नाटक चुनाव में पूरे तरीके से खारिज किया गया और चेहरा जो बताया गया वो प्रधानमंत्री मोदी ने अपना चेहरा बताया। इसीलिए आखिरी 7 दिनों में 19 रैलियां, उसके बाद लगातार रोड शो करना, ये सारी परिस्थितियां बतलाती है कि कर्नाटक इलेक्शन अपने आप में मौजूदा देश की सत्ता के लिए एक परेशानी का सबब है। दूसरा सवाल, जो 3 राज्य जहां गठ